का कल हम लोग लास्ट का सामान्य थोड़ा सा लेक्चर हो चुका था, पहले उसे लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, कला का सामान्य परिचय। कला का सामान्य परिचय। प्रेस करके लिखिए। भारतीय संस्कृत में, भारतीय संस्कृत में जीवन का चरम लक्ष्य पुरुषार्थों की प्राप्ति, पुरुषार्थों की प्राप्ति माना गया है। पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रखा गया है। कला का उद्देश्य भी पुरुषार्थों की प्राप्ति, पुरुषार्थों की प्राप्ति ही है। पुरुषार्थों में कला विशेष रूप से काम पुरुषार्थ से, काम पुरुषार्थ से संबंधित है। कला शब्द का प्लस ला से मिलकर बना है। इसमें का काम अर्थात कामदेव का सूचक है। और कामदेव का तात्पर्य, कामदेव का तात्पर्य हर्ष, हर्ष, उल्लास, सौंदर्य, आदि
किया जाता है। आदि लिया जाता है। और ला का तात्पर्य, ला का तात्पर्य देना है, देना है। इसीलिए कहा गया है कि क्लांति तदातीति कला, क्लांत ददातीति कला, अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा, सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली, सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। यहाँ पर सुख प्रदान करने का तात्पर्य सुख प्रदान करने का तात्पर्य सामान्य सुख न होकर, सामान्य सुख न होकर परम सुख है। इसी को दूसरे, इसी को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है कि दर्शक के मन में, दर्शक के मन में उत्पन्न दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति कला है। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति कला है। क्या इसे इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि कलाकार कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला है। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला है। इसे हम इस ढंग से भी
कह सकते हैं कि मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला है। और इसमें जितने शब्द हमने बोले सब पर क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन यही बनेगा, भारतीय संस्कृत में जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। आंसर होगा पुरुषार्थों की प्राप्ति। ये तो जनरल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। कला संबंधित एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, पुरुषार्थों में कला का संबंध किस पुरुषार्थ से है? सटीक आंसर होगा काम। आगे बनेगा कि दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहा जा सकता है? विकल्प रहेगा कला। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण को क्या कहा जा सकता है? विकल्प में रहेगा कला। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन को आनंद प्रदान करे या करती है, क्या कहलाता है? कला। इसमें एक एक वाक्य जो है सब पर एक एक क्वेश्चन बनेंगे। और अगर साल पेपर देखते होंगे, जितने हम बोले सब पे क्वेश्चन पूछे भी गए होंगे। टीटीपी दोनों मिलाकर सब पर क्वेश्चन बने होंगे। अब नए पैरास लिखिए। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के विद्वानों ने कला शब्द की उत्पत्ति कत धात कत धातु से मानी है। कत का तात्पर्य सुंदर, मधुर, कोमल, या सुंदरता लाने वाला, मधुरता लाने वाला, कोमलता लाने वाला या सुख लाने वाला माना जाता है। कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानते हैं। कल धातु से मानते हैं। इसका तात्पर्य प्रेरित करना, प्रेरित करना दिया जाता है।
जबकि कुछ अन्य विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कम धातु से मानते हैं, कम धातु से मानते हैं। इसका तात्पर्य लाना या लाने वाला दिया जाता है। तात्पर्य लाना या लाने वाला लिया जाता है। इस प्रकार कला में कर्म या कृतित्व प्रधान तत्व है। इसके विपरीत विज्ञान में ज्ञान को प्रधान तत्व माना जाता है। यहां से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक, कला किस भाषा का शब्द है? दूसरा, कला में प्रधान तत्व क्या है, कर्म या कृतित्व? फिर नए पैरा लिखिए। यूरोप में अंग्रेजी भाषा में कला के लिए आर्ट शब्द आया है। अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम या आर्टम शब्द से हुई है। फिर लिखिए, आर्स या आर्टम या आर्टम आर्स या आर्टम या आर्टम शब्द की उत्पत्ति अर्धातु से हुई है। अर्ध का तात्पर्य पैदा करना, बनाना या फिट करना, पैदा करना, बनाना या फिट करना दिया जाता है।
इस प्रकार भारत हो या यूरोप, कला में कर्म को प्रधान तत्व माना गया। प्रधान तत्व माना गया है। और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अंग्रेजी भाषा के 8 शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। पैरा चेंज करके लिखिए। अंग्रेजी भाषा में पहले कला शब्द का अर्थ कृत्रिम निर्माण, कृत्रिम निर्माण अर्थात कार्य कौशल या कर्म ही था। कृत्रिम निर्माण या कार्य कौशल या कर्म ही था। किंतु 13वीं अथवा 17वीं सदी ईसवी से अंग्रेजी में भी कला शब्द का प्रयोग, आगे आ जाओ बेटा, चित्र, संगीत, मूर्ति, काव्य, चित्र, संगीत, मूर्ति, काव्य, भाषण, तर्क आदि के अर्थ में किया जाने लगा। यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, अंग्रेजी भाषा में चित्र, काव्य, व्याकरण आदि के लिए कला शब्द का प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ? यहाँ पे 13वीं सदी को वरीयता देंगे। संयोग से 13वीं सदी विकल्प में ना हो तो 17वीं सदी को सही मानेंगे। अब नए पैरा फिर लिखिए। भारतीय साहित्य में कला शब्द का पहली बार प्रयोग आ जाइए, आगे आ जाइए। भारतीय साहित्य में कला शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। भारतीय साहित्य में कला शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। किंतु कला शब्द का सही प्रयोग या यथार्थवादी प्रयोग
या व्यवहारवादी प्रयोग पहली पहली बार ईसवी सन के आरंभ में ईसवी सन के आरंभ में प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य लिखे गए अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री ब्रैकेट में कला आचार्य भरत मुनि ने किया। अर्थात शिल्प हुनर या कार्य कौशल शिल्प हुनर या कार्य कौशल के अर्थ में पहली बार कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने ही किया। आगे भरत मुनि ने यह भी माना कि सब कुछ कला में समाहित है। कला में समाहित है। अपने नाट्यशास्त्र में उन्होंने लिखा है कि ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला।
न तज ज्ञानम न तज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं जिसकी गणना जिसकी गणना कला में ना की जाए। कला में ना की जाए अर्थात सब कुछ कला में समाहित है। पैरा चेंज करके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पहले भारतीय साहित्य में कला शब्द के स्थान पर शिल्प शब्द शिल्प शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित था। अधिक प्रचलित था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में महाकाव्यों में कला के स्थान पर कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को भी शिल्प कहा गया है। शिल्प के अंतर्गत एकमात्र काव्य को छोड़कर शिल्प के अंतर्गत एकमात्र काव्य को छोड़कर अन्य सभी मानवीय क्रियाकलापों को
रखा गया है। रखा गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि काव्य को कला माना जाए या नहीं। माना जाए या नहीं। पैरा चेंज करके, काव्य कला है या नहीं, यह विवाद का विषय है। विवाद का विषय है। आधुनिक विद्वानों में जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और प्राचीन विद्वान भर्तृहरि काव्य को कला नहीं मानते। जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि एक दो पंक्तियां एक दो पंक्तियां जो कवि मनोविनोद के लिए लिखता है, उसे कला उसे कला कहा जा सकता है। किंतु काव्य कला नहीं है, क्योंकि काव्य विद्या है। काव्य विद्या है। प्राचीन विद्वान भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम
में लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीना साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च साड़ी हीना प्राणहीन। और इसका अर्थ सब जान रहे हैं। आप आगे केवल ये लिखे, इस प्रकार भर्तृहरि ने साहित्य ब्रैकेट में काव्य कामा संगीत और कला साहित्य ब्रैकेट में काव्य संगीत और कला को पृथक पृथक माना है। अर्थात काव्य को कला नहीं माना। नए पैरा से, किंतु काव्य कला है यही विचार मान्य विचार है। मान्य विचार है। काव्य को कला मानने का आधार रस निष्पत्ति रस निष्पत्ति ब्रैकेट में आनंद की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है। प्राचीन ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी रस निष्पत्ति के आधार पर काव्य को कला माना गया है। काव्य को कला माना गया है। इस ग्रंथ में
चित्र के रंगों से उत्पन्न रसों, संगीत की ध्वनियों से उत्पन्न रसों, और काव्य के अर्थों से उत्पन्न रसों में कोई भी भेद नहीं किया गया। कोई भी भेद नहीं किया गया है। यहीं तक लेक्चर हुआ रहा होगा। और इस प्रकार जो भी कुछ हम लोग देखे, यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे ये हम लेक्चर के समय भी बता चुके होंगे। एक बार हम फिर पूरा रिपीट कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। 4-6 क्वेश्चन तो भी रिपीट हुए थे। पुरुषार्थों में किसे समाहित किया गया है, क्लियर होगा आप सबको। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थों की प्राप्ति है। कला का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थों की प्राप्ति है। पुरुषार्थों में कला किस पुरुषार्थ से संबंधित है? काम पुरुषार्थ से संबंधित है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। यूरोप में संगीत, तर्क, व्याकरण, चित्र, काव्य आदि के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ? 13वीं अथवा 17वीं, वास्तव में बहुत कंफर्म नहीं कहीं मिला है। वरीता 13वीं को देंगे, ना होने की स्थिति में 17वीं को भी सही मानेंगे। कला में प्रधान तत्व क्या है? कर्म या कृतित्व। आगे, कला शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद सही है, लेकिन अगर विकल्प में ऋग्वेद ना हो तो नाट्यशास्त्र ही सही होगा। कला शब्द का पहली बार यथार्थवादी प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? नाट्यशास्त्र। शिल्प, हुनर या कार्य कौशल के अर्थ में कला शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र का रचयिता कौन है? भरत मुनि। भारत का पहला सौंदर्य शास्त्री कौन था? सौंदर्य शास्त्री मतलब कला आचार्य, और वो है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कब की? प्रथम सदी ईसा पूर्व भी सही है, प्रथम सदी ईस्वी भी सही है। और दोनों एक ही प्रश्न में दो विकल्प हो तो वरीता देंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व को। कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को क्या कहा गया है? शिल्प। प्राचीन साहित्य में कला के स्थान पर
किस शब्द का अधिक चलन था? शिल्प। शिल्प के अंतर्गत किसे नहीं रखा गया है? तो सब कुछ रखा गया है, केवल काव्य को नहीं रखा गया। काव्य कला है या नहीं? आपका विचार पूछे तो आप कहेंगे कला है। काव्य को कला किस आधार पर माना जाता है? तो आंसर होगा रस निष्पत्ति या आनंद की प्राप्ति के आधार पर। कौन काव्य को कला नहीं मानता? तो 4 नाम याद रखेंगे, ये शंकर प्रसाद, राम दुलारे वाजपेयी और नंद दुलारे वाजपेयी। ये शंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और भर्तृहरि, ये 4 नाम हो तो ये 4 नहीं मानते, बाकी जनरल वे में माना जाता है। और बाकी ये भी याद रखिएगा, नीत शतकम किसकी रचना है? सीधे पुस्तक पूछ ली जाएगी, भर्तृहरि की। ये पूरा याद रखिए, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पश पुच्छ विषाणहीना, ये पूरा दे देंगे। पूछेंगे किस ग्रंथ से लिया गया है? नीत शतकम से। और इसके ऊपर जो हमने बताया था, ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला, किस ग्रंथ से लिया गया है? नाट्य शास्त्र। जो कुछ हम लोग देखे उनसे इतने ही क्वेश्चन संभव है। और अब आगे देखते हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार। देख लीजिए, फिर लिखा जाएगा। आप देखेंगे प्राचीन साहित्य में विविध प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, और कलाओं की सबसे लंबी सूची बौद्ध ग्रंथ दलित विस्तार में प्राप्त होती है। दलित विस्तार में कुल 89 प्रकार की कलाएं बताई गई। राजशेखर रचित जैन ग्रंथ प्रबंध कोश में 72 प्रकार की कलाएं बताई गई। लेकिन सामान्यतया प्राचीन भारत में 64 प्रकार के कलाओं के चलन की बात कही जाती। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कलाओं के 64 प्रकार ही बताए गए। वात्सायन रचित काम सूत्र में पहली बार 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ। शुक्राचार्य रचित शुक्र नीति सार में भी 64 प्रकार की कलाएं बताई गई। कश्मीरी विद्वान हेमेंद्र
रचित कला विलास में भी 64 प्रकार की कलाएं बताई गई। अब यहां ध्यान देंगे कि जब पूछेंगे बौद्ध ग्रंथों में कितनी कलाएं बताई गई हैं, 89। किस बौद्ध ग्रंथ में कलाओं के 89 प्रकार बताए गए हैं? ललित विस्तार में या कलाओं की लंबी सूची किन ग्रंथों में मिलती है? बौद्ध या किस साहित्य में मिलती है? बौद्ध साहित्य। जैन ग्रंथों में कलाओं के कितने प्रकार बताए गए? 72। इस जैन ग्रंथ में 72 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश किसकी रचना है? राजशेखर की। लेकिन जब कहेंगे प्राचीन भारत में कितने प्रकार की कलाएं प्रचलित थी, तब आप 64 होंगे। जनरली हिंदू साहित्य में यही कंसेप्ट है। प्राचीन साहित्य में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है या प्राचीन भारत में कितने प्रकार की कलाओं का चलन था? 64। किस ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई? वरीता हमेशा देंगे काम सूत्र को, और बाकी सब सही है, लेकिन वरीता देंगे कामसूत्र को। और बाकी तीनों के रचयिता भी जानते रहे। कामसूत्र किसकी रचना है? सुक नीति सार किसकी रचना है? कला विलास किसकी रचना है? अब इनमें से छेमेंद को देखेंगे। कश्मीरी विद्वान छेमेंद जो है, ये कलाएं तो 64 ही मानते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या इन्होंने विशद ढंग से किया है। व्याख्या जो है विशद ढंग से किया है। और छेमेन ने माना है कि कलाएं 64 हैं, जिनसे पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही छेमेंद लिखते हैं कि सुनार किस प्रकार से सोना चुराता है, इसकी भी 64 कलाएं हैं। वेश्या पराये पुरुषों को मोहित कर कैसे पैसे कमाती है, इसकी भी 64 कलाएं हैं। लेखक लेखनी के द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, इसकी 16 कलाएं हैं। भिषज अर्थात चिकित्सकों की 10 कलाएं हैं। इनके अलावा भी बहुत सी कलाओं का छेमेंद ने कला विलास में उल्लेख किया। इनमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो ये बनते हैं कि कायस्थों या लेखकों की कितनी कलाएं इन्होंने बताया? 16। विषजों की कितनी कलाएं बताया? 10। या एक कभी आ सकता कितनी सार कलाएं बताया? जब कभी आया नहीं, शायद आ जाए 100। और इनके अलावा भी बहुत सारी कलाओं का इन्होंने उल्लेख किया। बताए होंगे तो गलत छपा है। लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 64 उपयोगी कलाएं हैं। 32 धर्म अर्थ काम और मोक्ष माने पुरुषार्थों से संबंधित कलाएं हैं। 32 मात्सर्यशील से संबंधित कलाएं हैं। लेकिन ये चीज टोटली गलत है, चाहे वो गलत छपा हो या छेमेंद को आता ही ना। जब ये लिख दे रहे हैं कि कलाएं 64 हैं और साथ में लिख रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष,
से संबंधित 32 कलाएं, ये संभव ही नहीं है भारतीय कल्चर में। भारतीय कल्चर में धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जितनी भी कलाएं हैं वो चाहे जहां से सब की सब धर्म अर्थ काम या मोक्ष से संबंधित रहेंगी। अब जैसे कहें 64 कलाएं, तो 64 धर्म अर्थ काम मोक्ष रिलेटेड होंगी, ना कि 32। जब जीवन का चरम लक्ष्य ही पुरुषार्थ है, उससे परे कहां सोचा जा सकता। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो क्षेमेंद्र हैं, ये कलाएं तो मान 64 ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं बेश्या पराये पुरुषों को मोहित करके पैसे कैसे कमाती है, सुनार सोना कैसे चुराता है, लेखक लेखनी द्वारा समाज को धोखा कैसे देता है। चिकित्सक की अपनी अलग 10 कलाएं हैं। तो इस सबसे लग रहा है कि कोई भी कार्य जो चातुर्य ढंग से, मतलब चतुराई के साथ या कुशलता के साथ किया जाए, वही कला। मतलब क्षेमेंद्र के विवरण को देखकर हम लोग कह सकते किसी भी चातुर्य कार्य को कला कहा जा सकता है। इसमें नैतिक अनैतिक कोई संदर्भ नहीं। कोई भी चातुर्य कार्य जो है उसे कला कहा जा सकता है। और इसके अंतर्गत उपयोगी और ललित दोनों ही प्रकार की कलाएं आ जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उपयोगी कला क्या है। उपयोगी कला वो कला जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो, उपयोगी कला कहलाती। जैसे बढ़ईगिरी, सुहारगिरी, सुनारगिरी, कताई बुनाई, या ये कह सकते हैं आजकल ITI में जितने भी ट्रेड पढ़ाए जाते वो सब के सब उपयोगी कला के अंतर्गत रखे जाएंगे। ललित कला, ललित कला आनंद और सौंदर्य बोधक कला। और पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला को रखा। इनमें से प्रथम 3 को आप देखेंगे, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, इन तीनों में प्रधान तत्व रूप है। और इनके रूप को देख कर ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये तीनों रूप प्रधान कलाएं कही जाएंगी। संगीत में प्रधान तत्व ध्वनि है और संगीत की ध्वनियों को सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए संगीत को ध्वनि प्रधान कला में रखें। और
काव्य के अर्थों को सुनकर या जानकर आनंद की प्राप्त होती है। ये काव्य को अर्थ प्रधान कला में रखेंगे। तो ये 5 ललित कलाएं हैं। इनमें प्रथम 3 रूप प्रधान कलाएं, संगीत ध्वनि प्रधान और काव्य अर्थ प्रधान कला। साथ ही जानेंगे कि उपयोगी कला और ललित कला नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। प्राचीन साहित्य में इन शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता। इसका केवल एक ही अपवाद है, कालिदास रचित रघुवंश। रघुवंश, इसमें ललित कला शब्द आया। और इसी अपवाद को छोड़ दिया जाए तो प्राचीन साहित्य में इन शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये तो अपवाद मात्र है। आप जानेंगे ललित कला और उपयोगी कला शब्द पाश्चात्य जगत की देन है। लेकिन इसका आशय ये कदाप नहीं है कि प्राचीन भारतीयों को ललित कला और उपयोगी कला का ज्ञान नहीं था। पाणिनि रचित अष्टाध्यायी को देखेंगे तो अष्टाध्यायी जो है, इसमें कला के स्थान पर शिल्प शब्द आया है। और शिल्प को पाणिनि ने कारु और चारु में विभक्त किया है। पाणिनि के कारु की तुलना उपयोगी कला से और चारु की तुलना ललित कला से की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही उपयोगी कला ललित कला पाश्चात्य जगत की देन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भारतीय या प्राचीन भारतीय इससे अपरिचित थे। प्राचीन भारतीयों को इसका ज्ञान था, बस केवल नामकरण में अंतर। प्राचीन साहित्य में जो कारु शब्द है वो पाश्चात्य जगत का उपयोगी कला, और जो चारु शब्द है वही पाश्चात्य जगत का ललित कला। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ललित कलाएं हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कला किसे माना जाए। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला आप देखेंगे, पाश्चात्य विद्वान जल बर्सफोल्ड ये सब काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला मानते। पाश्चात्य विद्वान हीगल, बर्सफोल्ड, ये सब ललित कलाओं में काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला मानते। मतलब पाश्चात्य जगत में काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला ललित कलाओं में माना गया। लेकिन भारत में
भारत में ललित कलाओं में, हाँ एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन इतना गहराई में पूछा नहीं जाता कि पाश्चात्य जगत में सर्वश्रेष्ठ कला काव्य, दूसरे नंबर पे संगीत, तीसरे पर चित्र, चौथे पे मूर्ति, पांचवें पर वास्तु। लेकिन यहां तक कभी भी किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया। हो सकता नेट में कभी पूछ लिए हो, लेकिन ये नहीं पूछे किस नंबर। हाँ कर्म पूछ लिए होंगे श्रेष्ठ, तो नेट में संभव है। अन्यथा ये टीजीटी पीजीटी यहाँ पर इतने ज्यादा पाश्चात्य जगत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया, या कौन विद्वान काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला मानता, इतने पूछा जाए। लेकिन भारत में देखेंगे ललित कलाओं में चित्रकला, चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया। एक प्राचीन ग्रंथ है हयजित रचित चित्र लक्षण, हयजित रचित चित्त लक्षण। चित्त लक्षण में लिखा गया है कि जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ पक्षी, पर्वतों में सुमेरु पर्वत और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है। पक्षियों में गरुड़ पक्षी, पर्वतों में सुमेरु पर्वत और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। एक प्राचीन ग्रंथ है रामदेव, चलिए लिखिए, मार्कंडेय रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन आगे जब विष्णु धर्मोत्तर पुराण डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। वास्तव में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक पार्ट है चित्र सूत्र, और जो कुछ कहा गया उस चित्र सूत्र में कहा गया, लेकिन चित्रसूत इसी ग्रंथ का एक अंग है। और इस पुराण के रचयिता मार्कंडेय, लेकिन चित्रसूत के रचयिता नारायण है। लेकिन मेन ग्रंथ यही, इसी में चित्रसूत आया। तो मार्कंडेय रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, इसमें लिखा गया है कला नाम, कला नाम परवरम चित्रम, अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ। एक प्राचीन ग्रंथ है परमार नरेश भोज रचित समरांगण। इन ग्रंथों को भी तैयार करते चलिए, ये सीधे पुस्तकें पूछ ली जाएंगी का लेखक कौन है। समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार में लिखा गया है चित्र की सर्वशिल्पा नाम मुखम, लोकस क्या
चित्र ही सर्वशिल्पा नाम मुखम लोकस्य चाप्रियम। अर्थात इस लोक या संसार में जितने भी शिल्प चलन में है उनमें चित्रकला सबका मुख है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ। तो इस तरह से पाश्चात्य जगत में काव्य को, लेकिन भारत में चित्रकला को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया। क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे? एक तो कला के प्रकार से कलाओं की सबसे लंबी ग्रंथों में मिलती है या किस ग्रंथ में मिलती है? जैन ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है? किस जैन ग्रंथ में 72 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं? प्रबंध कोश का लेखक कौन है? बाकी कामसूत्र का लेखक कौन है? शुक्र नीतिसार का लेखक कौन है? कला विलास का लेखक कौन है? और कला विलास का लेखक क्षेमेंद्र कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर का। बाकी किस ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है? वरीता हमेशा देंगे कामसूत्र को। प्राचीन भारत में कितने प्रकार की कलाओं का चलन था? 64 प्रकार को वरीता देंगे। और बाकी ललित कला के अंतर्गत किसे रखा गया है, किसे नहीं रखा गया है? ललित कलाओं में कौन रूप प्रधान कला है, कौन ध्वनि प्रधान कला है, कौन अर्थ प्रधान कला है? किस प्राचीन ग्रंथ में ललित कला शब्द का उल्लेख हुआ है आदि। और ये सारे प्रसंग किस ग्रंथ में दिए गए? जिस प्रकार मनुष्यों पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में सुमेर और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। इस तरह वाक्य दे देंगे और पूछ लेंगे किस ग्रंथ से लिया गया है। तो कोई भी वाक्य या वाक्यांश देकर ये पूछ लेंगे ये किस ग्रंथ से लिया गया। और अब यहां तक लिखकर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो उसे क्लियर कर लीजिए और फिर इसको लिखकर तब आगे चला। कुछ भी किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर ली जाए। चलिए फिर हेडिंग डालिए, कला के प्रकार। ट्रेस करके लिखिए, प्राचीन साहित्य में विविध प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। कलाओं की सबसे लंबी सूची बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, ललित विस्तार में प्राप्त होती है। ललित विस्तार में कुल 89 की कलाएं बताई गई हैं।
कुल 89 प्रकार की कलाएं बताई गई। राजशेखर रचित जैन ग्रंथ प्रबंध कोश में बहत्तर प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। किंतु प्राचीन भारत में चौसठ प्रकार की 64 प्रकार की कलाओं के चलन की बात कही जाती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ग्रंथों में 64 प्रकार की कलाओं 64 प्रकार की कलाओं की ही चर्चा हुई है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम वात्सायन रचित काम सूत्र में चौसठ प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। कलाओं का उल्लेख हुआ है। साथ ही शुक्राचार्य रचित शुक्र नीति सार में और कश्मीरी विद्वान हेमेंद्र रचित कला विलास में चौसठ कलाओं का उल्लेख हुआ है। पैरा चेंज करके हेमेंद्र ने कला विलास में क्षेमेंद्र ने कला विलास में कलाएं कलाएं तो 64 ही माना है। किंतु उनकी व्याख्या विशद ढंग से की है। क्षेमेंद्र ने लिखा है कि 64
कलाएं हैं जिनसे पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही क्षेमेंद्र ने लिखा है कि सुनार किस प्रकार से सोना चुराता है, इसकी भी 64 कलाएं हैं। वेश्या पराये पुरुषों को मोहित कर कैसे पैसे कमाती है, इसकी भी 64 कलाएं हैं। लेखक ब्रैकेट में कायस्थ कायस्थ लेखन के कौशल द्वारा, लेखक ब्रैकेट में कायस्थ लेखन के कौशल द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, इसकी 16 कलाएं हैं। हिस्सजो ब्रैकेट में चिकित्सकों की 10 कलाएं, तो सार कलाएं सहित और भी बहुत सी कलाओं का क्षेमेंद्र ने उल्लेख किया है। पैरा चेंज कर, क्षेमेंद्र के विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी चातपूर्ण कार्य को कला कहा जा सकता है। इसमें उपयोगी और ललित दोनों ही कलाएं आ जाती हैं। दोनों ही कलाएं आ जाती हैं। हेडिंग डालिए उपयोगी कला।
बस आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।